नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों के साथ। आज के अंक में जानेंगे इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में और जानेंगे चंद्रयान 3 ने पिछले 14 दिनों में वहां पर क्या किया। विज्ञान जगत की महत्वपूर्ण खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। चंद्रमा के बाद सूर्य की ओर बढ़े इसरो के कदम, सफल प्रक्षेपण के साथ आदित्य L1 निकला सूर्य के सफर पर। मिशन पूरा कर स्लीप मोड में पहुंचा रोवर प्रज्ञान, लैंडर के जरिए पृथ्वी पर भेजा महत्वपूर्ण डेटा। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में, और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और ऐसी ही जानकारियां इंग्लिश में पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल साइंस मॉनिटर। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की ऐतिहासिक सफलता के कुछ ही दिनों बाद अब इसरो सूर्य को करीब से जानने की ओर बढ़ चला है। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा आदित्य L1 स्पेस यान को PSLV C57 की मदद से श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य का करीब से अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन अपने पार्किंग स्पॉट पर कब पहुंचेगा और यह सूर्य की किस तरह की जानकारी इकट्ठा करेगा, विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। जहां एक और इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से अहम जानकारियां हासिल हुई, तो वहीं अब इसका आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने सफर पर निकल चुका है। ये स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच के एक L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। ये चंद्रयान मिशन द्वारा तय की गई दूरी से 4 गुना अधिक और पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी का मात्र 1% हिस्सा है। आइए सबसे पहले इस मिशन के बारे में समझते हैं। आदित्य L1 मिशन क्या है? आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत इसरो के PSLV C57 लॉन्च व्हीकल ने 1475 किलोग्राम वजन वाले स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है जो आने वाले समय में सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने में मदद करेंगे। स्पेसक्राफ्ट 100 से अधिक दिनों में L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जहां इसे एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। वहां से ये 5 वर्षों तक डेटा इकट्ठा करता रहेगा। And I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit and followed by the trans L1 injection and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums, and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV and all our family members. With this, capability of PSLV has increased manifold to venture into new missions, to new and challenging missions. लैग्रेंज पॉइंट क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। ये ऐसे बिंदु होते हैं जहां 2 विशाल पिंडों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं।
इसे आसान तरीके से ऐसे समझे तो लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऐसे बैलेंस होता है कि वहाँ कोई भी चीज़ लंबे समय तक ठहर सकती है और यहाँ पर ग्रहण जैसी बाधाएं भी नहीं आती। इसलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ से ये सूर्य पर हर समय नजर रखकर अध्ययन कर पाएगा और साथ ही स्थानीय वातावरण की जानकारी इकट्ठा कर पाएगा। आदित्य L1 का उद्देश्य। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अपने निकटतम तारे का गहन अध्ययन करना है और साथ ही ये समझना है कि कैसे इससे निकलने वाली हीट, रेडिएशन, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रभावित करते हैं। इस मिशन में शामिल किए गए पेलोड सूर्य के अपर एटमॉस्फेरिक लेयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को समझने में मदद करेंगे। वे प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपल्शन यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेंगे। कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड और अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए जिम्मेदार कारकों का भी अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन द्वारा सूर्य से जुड़े अनेक रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। मिशन के प्रमुख पेलोड्स। मिशन में 7 विशेष पेलोड्स शामिल किए गए हैं, जिनमें विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, द सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी पेलोड्स विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, UR राव सैटेलाइट सेंटर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा विकसित किए गए हैं। इन पेलोड्स के जरिए कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर एक्टिविटीज, स्पेस वेदर जैसे विभिन्न कारकों को समझने का प्रयास किया जाएगा। एक तरफ इसरो का आदित्य L1 अपने सफर पर निकल चुका है, तो वहीं चंद्रयान 3 के रोवर ने अपने सभी टास्क पूरे कर लिए हैं और फिलहाल इसे स्लीप मोड पर डाल दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने अपने पेलोड्स के जरिए अलग अलग इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर ने लगातार जरूरी टास्क और एक्सपेरिमेंट करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से अहम जानकारियां साझा की। इसरो के मुताबिक फिलहाल रोवर और लैंडर के सभी पेलोड से जरूरी डेटा को पृथ्वी पर भेजने के बाद उन्हें सुरक्षित ढंग से स्लीप मोड में डाल दिया गया है। वहीं स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक हॉप एक्सपेरिमेंट भी किया। इसरो के आदेश पर विक्रम लैंडर ने अपने इंजन चालू किए और 1.25 फीट ऊंचाई पर उठने के बाद दोबारा वहां से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर फिर से सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अब लैंडर और रोवर स्लीप मोड से वापस एक्टिव मोड में कब लौटेंगे, ये जानने से पहले जानते हैं कि मिशन के आखिरी उद्देश्य के अंतर्गत इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हुए लैंडर और रोवर ने क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने पहली बार नेविगेशन कैमरा नैवकैम का इस्तेमाल करते हुए लैंडर विक्रम की पहली तस्वीर खींची। इससे पहले सभी तस्वीरें और वीडियो लैंडर विक्रम द्वारा ही ली जा रही थी। वहीं सेफ रूट की तलाश में रोटेट होते रोवर प्रज्ञान की वीडियो भी सामने आई, जो लैंडर विक्रम ने अपने लैंडर इमेजर कैमरा द्वारा ली है। लैंडर विक्रम के पेलोड इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह से एक भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड किया, जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक मानी जा रही है। फिलहाल इस घटना के स्रोत की जांच की जा रही है। वहीं इसके दूसरे पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंग-मोई प्रोब ब्रह्मा LP ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास की सतह पर लूनर प्लाज्मा एनवायरनमेंट को पहली बार मापा। इसकी शुरुआती जांच से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा कम फैला हुआ है। ये मापन उस शोर को कम करने में सहायता कर सकते हैं जो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में ल्यूनर प्लाज्मा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। साथ ही ये चंद्रमा पर भविष्य में आने वाले विजिटर्स के लिए उन्नत डिजाइन में भी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर रोवर पर लगे पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS ने अपने पहले इन सिटू मेजरमेंट के जरिए दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है।
इसके साथ साथ एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी मौजूदगी पाई गई है। फिलहाल चंद्रमा पर रात हो चुकी है। इस वजह से लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ये दोनों एक्टिव मोड में वापस आकर दोबारा काम करेंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। इंग्लैंड एंटी कैंसर जैब शुरू करने जा रहा है। ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के मुताबिक इंग्लैंड कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्शन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूवल मिलने के बाद NHS के अधिकारियों ने बताया कि एटिजोलिजुमैब नाम से एक इम्यूनोथेरेपी उपलब्ध होगी, जिससे यहां सैकड़ों कैंसर रोगियों के इलाज में मदद मिलने की उम्मीद है। त्वचा के नीचे दिए जाने वाले इस इंजेक्शन से कैंसर के अब तक के जटिल उपचार को आसान बनाने में मदद मिल सकेगी। गुजरात में काकरापार स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट KAPP की तीसरी यूनिट ने पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया है। KAPP 700 मेगावाट क्षमता वाला पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। काकरपारा यूनिट 3 मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट का विस्तार है, जिसमें पहले से ही 2 यूनिट KAPS1 और KAPS2 कार्य कर रही हैं। इन दोनों की क्षमता 220 मेगावाट है। वहीं इसकी तीसरी इकाई ज्यादा बड़ी और उन्नत है, जबकि चौथी यूनिट का निर्माण कार्य जारी है। हमारी दुनिया से परे दूसरी दुनिया के अस्तित्व को जानने की उत्सुकता हमेशा ही रही है। इसी कड़ी में नासा 32 सालों की खगोलीय खोजों द्वारा हमारे सौर मंडल से परे अब तक 5500 एक्सोप्लैनेट्स के अस्तित्व की पुष्टि कर चुका है और हाल ही में इसमें 6 और एक्सोप्लैनेट शामिल किए गए हैं। इन खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स के नाम HD 36384b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b और MWC 758c रखे गए हैं। नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव उन खोजों को रिकॉर्ड करता है जिनकी पुष्टि कई डिटेक्शन मेथड का उपयोग करके की गई है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 46 देशों द्वारा हस्ताक्षर कर अपनाया गया। ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस ODS के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से खत्म करके स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की रक्षा करने के लिए बनाया गया वैश्विक समझौता है। ODS वो पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर और एरोसोल्स में किया जाता है। 17 सितंबर 1683 को एंटन ल्यूवेनहॉक ने ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखे गए सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया। ये पहली बार था जब बैक्टीरिया को जाना गया और इसने आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी। 18 सितंबर 1980 को अर्नाल्डो तामायो मेंडेज ने सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी रोमेनेंको के साथ सोयूज 38 पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले लैटिन अमेरिकन और पहले क्यूबियाई थे। इस मिशन के दौरान मेंडेज सैल्यूट 6 अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 दिनों तक भी रहे। 19 सितंबर 1988 को इजराइल ने भूमध्य सागर की ऊपर नेगेव रेगिस्तान से शैविक रॉकेट पर अपना पहला सैटेलाइट ओफेक 1 या हॉरिजॉन 1 को लॉन्च किया और अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला 9वां देश बन गया। ये उपग्रह एक प्रायोगिक निगरानी मिशन था। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर इस तरह की जानकारियां आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस मॉनिटर का लिंक दिया गया है।
आप ऐसी ही जानकारी इंग्लिश में भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साइंस चैनल साइंस मॉनिटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाएं। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।